नमस्कार। आज की कक्षा में हम सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन को देखेंगे। हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि सभ्यता मूलक हम किसे मान रहे हैं। आरंभ से ही हमने यह पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मजुमदार ने तो संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन माना है। वह मानते हैं कि मनुष्य संस्कृति के आधार पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन और मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं संस्कृति में सम्मिलित की जाती हैं और उन्हीं से एक सांस्कृतिक पर्यावरण बनता है। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होता है। मनुष्य उसे बनाते हैं, समाज उसे बनाता है और समाज की एक सामाजिक प्रणाली अर्थात समाज के द्वारा जो धीरे धीरे विश्वास, रीति रिवाज वह प्रचलन में आ जाते हैं, उसी से सांस्कृतिक पर्यावरण निर्मित होता है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे साधनों का निर्माण कर रखा है और इन साधनों को हम प्रमुख रूप में दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक और दूसरे को हम कहते हैं अभौतिक। दोनों का ही संबंध संस्कृति से होता है। भौतिक का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, जिन्हें हम नाप तोल पा रहे हैं, वह क्या है? भौतिक है। लेकिन अभौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम फिर भी उन्हें स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, जैसे हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, तो वह कहलाती है अभौतिक। यही उपलब्धियां पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और यदि हम उसको अच्छे से समझें तो संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वही क्या है? सभ्यता। इस तरह से सभ्यता के अर्थ में हम देखें तो इसके अंतर्गत वे चीज़ें आ जाती हैं जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे वे सारे भौतिक साधन आ जाते हैं जैसे कि उद्योग, आवागमन के साधन, मुद्रा इत्यादि। मनुष्य अपनी अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए जिन माध्यमों या साधनों को काम में ले रहा है वह हमारी सभ्यता है। मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड वेबर तथा मैकावर आदि विद्वानों ने संस्कृति के भौतिक पक्ष को ही सभ्यता माना है। अब यहाँ हम सभ्यता शब्द कैसे बना उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास तथा सिविस शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः नगर तथा नगर निवासी है। और यदि हम उस दृष्टि से देखें तो नगरों या नगर निवासियों से जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित है तथा जिनका व्यवहार जटिल है। दूसरे शब्दों में और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए हम यह कहें कि उच्च एवं विकसित संस्कृति ही क्या है? सभ्यता है। इस सभ्यता के संबंध में अनेकों विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं हमें दी हैं। उनमें से हम देखेंगे मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण प्रविधि या संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। यहाँ मैकाइवर और पेज जो सभ्यता का अर्थ बता रहे हैं वह यही है कि जिस तरह से मनुष्य अपने जीवन को या उसकी दशाओं को या जीवन के जो तरीका है उसको नियंत्रित करने के लिए
जो प्रयत्न कर रहा है, जिसे आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिस तरह से कार्य कर रहा है, वह क्या है? सभ्यता है। ग्रीन ने भी अपने अनुसार सभ्यता को बताया कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल तकनीकी तथा राजनीतिक पद्धति हो। ग्रीन ये मान रहे हैं कि संस्कृति अपने सांस्कृतिक रूप में तो रहती ही है, लेकिन वह सभ्यता का रूप कब ग्रहण कर रही है? वह यह मान रहे हैं कि जब उसके बारे में कोई लिखित रूप में कहीं लिख दिया जाए या विज्ञान दर्शन के रूप में माना जाए या बहुत अधिक स्पेसिफाई कर दिया जाए, अलग अलग उसको बता दिया जाए और एक जटिल तकनीकी तथा राजनीतिक पद्धति के रूप में जब वह हमारे सामने आ जाए तो वह संस्कृति सभ्यता में बदल जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं और हम उन साधनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं, या हम दूसरे शब्द में कहें कि मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। हमने अभी सभ्यता के अर्थ को समझा। अब हम सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे कि सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। जो विशेषताएं हम देख रहे हैं उनमें सबसे पहली वह है कि आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अभी आपको अर्थ बताते हुए ही बताया कि जब मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है, जिन्हें उपयोग में ला रहा है, वह हमारी सभ्यता के रूप में जाने जा रहे हैं। उसकी नेक्स्ट विशेषता है परिवर्तनशीलता। कोई भी चीज सदैव एक समान रूप में नहीं रह पाती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। यदि हम मनुष्य को भी देखें तो मनुष्य की आवश्यकताएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं, उसमें बदलाव आते हैं और जब उनमें बदलाव आते हैं तो उनकी पूर्ति के साधनों में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती है। और हम देखते हैं कि वह साधन बदलते हैं और उसे एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति को प्यास लगती थी तो वो पहले क्या करता था? मिट्टी के घड़े में भरा हुआ ठंडा पानी पीता था। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आया, अब उसे फ्रिज के ठंडे पानी की आवश्यकता महसूस होती है। उसे गर्मी लगती थी, पेड़ के नीचे अपनी चारपाई डालकर सो जाता था, ठंडी हवा उपभोग करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समय के साथ, विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जहाँ पहले हम पेड़ के नीचे सोते थे, धीरे धीरे पंखों ने उनका स्थान लिया, फिर कूलर ने और वर्तमान में एसी ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट विशेषता है संचरणशील। सभ्यता में उपयोगिता का तत्व भी पाया जाता है और इसी कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से फैल जाती है। हम देखते हैं जब कोई फैशन अपने अस्तित्व में आती है तो वह फैशन बहुत तेजी से हमारे समाज में फैलती है। जैसे ही नया कोई आविष्कार अस्तित्व में आता है, वह पूरे देश में बहुत कम समय में फैलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि हम यह कहें कि विश्व में भी उसका प्रसार आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है अग्रसर होना। सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ हमारा विज्ञान भी प्रगति करता है। विभिन्न आविष्कार बढ़ने लगते हैं और
जब विभिन्न आविष्कार बढ़ते हैं तो सदैव उनसे उन्नत की ओर बढ़ते हैं, उनसे उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, निम्न की ओर नहीं बढ़ते। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम यदि यातायात के साधनों की बात करें तो हमें पता चलता है कि प्रारंभ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में व्यक्ति को कई दिन लग जाते थे। फिर धीरे धीरे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और आविष्कार भी बढ़े। रेलगाड़ी आई, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अपेक्षाकृत समय कम लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे वह आविष्कार इतना तेजी से बढ़ा कि जहां रेलगाड़ी पहले कोयले से चलती थी, वह धीरे धीरे बिजली से चलने लगी, तेज द्रुत गति से चलने लगी। और उसका एक और अन्य रूप हमारे सामने आया कि हम हवाई मार्ग से बहुत जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगे, अर्थात रेलगाड़ी का स्थान प्लेन ने ले लिया और कुछ घंटों में हम बहुत लंबी यात्रा तय करने लगे। और जिससे हमारा यह स्पष्ट हो रहा है कि आविष्कार सदैव अच्छे और होते हैं और अधिक उन्नतशील होते हैं और वह हमारी सभ्यता का ही परिचायक होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य आचरणों से संबंधित। सभ्यता हमारे बाहरी आचरण से संबंधित होती है। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो हमारा रहन सहन, अर्थात जो हमारे रहने का तरीका है, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमने कैसे अपने बाल बनाए हैं, हम अपने घर में हमारा मकान किस तरह का बना हुआ है, उसमें क्या सुविधाएं हैं, ये सारा जो तरीका हमारे बाहरी स्वरूप हमें दिखा रहा है वह हमारा सभ्यता के रूप में जाना जा रहा है। प्रविधियों से संबंधित, इसका मतलब हुआ सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अनेकों उपकरणों का समावेश होता है। नेक्स्ट है भौतिक स्वरूप। मैंने अभी आपको इस सभ्यता को आरंभ करते वक्त ही बताया कि दो संस्कृति की बात हम कर रहे थे, भौतिक और अभौतिक। मैंने आपसे कहा था कि भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, वह हमारा भौतिक स्वरूप है। और हम इसी भौतिक स्वरूप को क्या कह रहे हैं? सभ्यता। इस संसार में जितने भी भौतिक उपकरण एवं साधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं, उन्हें हम सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है साधन है, साध्य नहीं। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगी, हम बार बार यह कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में काम लिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह अपने आप में लक्ष्य नहीं होती, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता के अंतर्गत माने जाते हैं। इस तरह से हमारी अनेकों अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। और हमने ऊपर और भी अधिक विशेषताएं पढ़ने के ऊपर जो विशेषताएं पढ़ी उनमें हमने स्पष्ट भी किया है कि परिवर्तन के साथ हमारे साधनों में भी बदलाव आता है। आज अगर हम उसको देखें कि आज व्यक्ति अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जहां पहले केवल पुस्तकों का सहारा लेता था, आज इंटरनेट के माध्यम से भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न साधन प्रयोग में लाने होते हैं। ये थी हमारी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब हम इसका सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का अर्थ देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है।
सभ्यता परिप्रेक्ष्य का जो अर्थ है वह है सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में सभ्यता को आधार बिंदु मानना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभ्यता के बहुत निश्चित मापदंड हैं और इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं। इसीलिए विभिन्न समाजों के अध्ययन के अंतर्गत इस सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य को बहुत उपयोगी माना जाता है। हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में यदि हम देखें तो एन.के. बोस एवं सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। वह मानते हैं कि यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो हमें भारतीय सभ्यता को पहले समझना होगा, उसी के बाद हम उस समाज को पूर्ण रूप में समझ पाएंगे, अन्यथा हम उसे नहीं समझ पाएंगे। उनका यह कहना है कि जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देखकर अपने बारे में निर्णय कर रहा है कि वह कैसा दिख रहा है, उसी तरह से सभ्यता ही समाज का क्या है, दर्पण है। और इसीलिए समाज की संरचना एवं विशिष्ट लक्षणों का परिचय हमें उससे प्राप्त होता है। सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था एवं संगठन के अध्ययन से है जिसका निर्माण मनुष्य अपनी जीवन दशाओं को नियंत्रित करने के क्रम में करता है। हमने अभी पहले भी पढ़ा कि मनुष्य अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए जो कर रहा है वह सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य है। सभ्यता परिप्रेक्ष्य साधनों से जुड़ता है और इसलिए वह अपने चरित्र में बहुर्मुखी अथवा बाह्य एवं उपयोगिता मूलक है। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा हम जो अध्ययन करते हैं उसकी कुछ निम्न विशेषताएं हैं। हम पहली बात कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत किए गए अध्ययनों का एक निश्चित मानक एवं मापदंड होता है, मतलब पूर्णतः निश्चित है कि हमें किस तरह से क्या क्या देखते हुए उसको अध्ययन देना है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत अध्ययनों का प्रसार शीघ्रता और सरलता से होता है। हमने अब इसकी विशेषताओं में भी देखा था कि इसका जब संचार होता है तो बड़ी तेजी से होता है, फैलता है वह, और संचार माध्यम इस वृद्धि को और अधिक फैलाने में मदद करते हैं और इसी संचार साधनों ने इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों की वृद्धि में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सभ्यता परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किए गए अध्ययनों के प्रभाव दूरगामी हैं। और सबसे अंतिम बात जो हम कहेंगे वह है कि इसके अंतर्गत किए गए अध्ययनों में औपचारिक संगठनों एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हमने सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के अर्थ को देखा, जिसमें हम अगर पुनः सारांश रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि सभ्यता हमारी संस्कृति से जुड़ी होती है। इसका भौतिक रूप ही सभ्यता के रूप में जाना जाता है और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वह सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं। और यह हमारे समाज को समझने का एक आईना है, दर्पण है, और इसका संचार प्रसार तेजी से होता है। आज के इस व्याख्यान में हमने इतना समझा और अब हम अगले व्याख्यान में इनके उन विद्वानों के विचार को देखेंगे जिन्होंने हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के अर्थ को काम में लिया है। धन्यवाद।